हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो इस समय हम अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है इससे पहले हम एक सेट खत्म कर चुके हैं। आज हमको अनसॉल्व का 2020 साल का जो पेपर पूछा गया उसमें सेकंड सॉल्व करना है। और आप जानते हो इसमें सेकंड पोर्शन का खा नंबर न्यूमेरिक पोर्शन में पहले कर रहे हैं, तो सेकंड का खा नंबर हमको क्वेश्चन लगाना है। इसमें हमसे कहना है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पे ऊर्जा का मान दिया गया है E इज इक्वल टू 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप जानते हो बेटा, अगर हम पहले आपको पता होना चाहिए कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चाहे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये सारी किसकी यूनिट होती है? सारी ऊर्जा के मात्रक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सारे ही आपके जानते हो ऊर्जा के मात्रक होते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो आप जानते हो यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। तो आप जानते हो ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल होते हैं। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। चलिए देखते हैं यहाँ पे 12.8 इंटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अगर हम देखें तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। अब आप पॉइंट को काम करो, यही पे खिसका लो तो 8 दो अंक खिसका लो इधर पॉइंट, तो 12 128 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दो अंक खिसका आपने पॉइंट, तो माइनस के दो यहाँ कैरी कर दोगे तो 128 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ऊर्जा का मान किसमें आएगा बेटा? जूल में। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे। अब अगर हम देखें बेटा, ऊर्जा तो हमने निकाल लिया, अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो कितना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सेम होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको हटाना चाहें तो इसको भी तो हम खिसका लो आप, 167 इंटू 10 की पावर माइनस 27 माइनस 2 kg। कितना आएगा बेटा? 167 इंटू 10 की पावर माइनस 29। अब आप फार्मूला होगा बेटा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होता है? तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को आप जानते हो हम किससे दिखाते हैं बेटा? लैम्डा डी से। किससे दिखाते हैं? लैम्डा डी से। तो यहाँ आप दिखाएंगे लैम्डा डी का फार्मूला क्या होता है? h अपॉन अंडर रूट 2m e। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2। m की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो m की वैल्यू आप जानते हो 167 इंटू 10 की पावर माइनस 29। और e की वैल्यू कितनी होगी? हो जाएगी 128 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 15। कितनी जाएगी? 10 की पावर माइनस 15। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अगर आप यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा बेटा? 128 दूना 256, जो किसका रूट होता है? 16 का। और आप जानते हैं 167 को लगभग हम 13 का मान के रूट निकाले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है? 4। और माइनस की 29 और माइनस का 15 माइनस का 44, जिसका रूट निकालोगे तो माइनस का 22। अब आप देख लो यहाँ पे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें बेटा तो हम यहाँ पर ध्यान है, आप यहाँ पर 128 दूना 256, 256 आप जानते हो किसका रूट होता है? 16 का। 167 को लगभग हम 13 के बराबर मान चुके हैं, तो यहाँ से रूट बाहर आ जाएगा। 16 आप जानते हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें तो 16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 के बराबर होगा। और माइनस का 29 और माइनस का 15 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 44, जिसका अंडर रूट निकालोगे तो आप किसके बराबर होगा? माइनस के 22 के बराबर। अब आप जानते हैं हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? नीचे आपका हो जाएगा 10। तो चलिए देखते हैं कितना बचता है ऊपर। और बचेगा 33 बटे नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 13 दूना 26 और गुणे 16, ये होगा कि नहीं? गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 34, और माइनस का 21 ऊपर लेके जाएंगे किसमें हो जाएगा? प्लस का 21। चलिए देखते हैं कितना कुछ बचेगा यहाँ पर। 3 से तो कुछ करने वाला है नहीं, तो आप ना परेशान ना हो। यहाँ पर 16 गुणे 26, तो आप जानते हैं 16 छक्का 96, 6 हासिल आए 9, 16 दूना 32, और 32 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 41। तो 416 को आपको किससे डिवाइड करना है? 33 से। जब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, आप जानते हो, फिर छोटा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया, इसके बाद पॉइंट के बाद तो 7 बार जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा बेटा? 7 छंग 42 की 2 हासिल है 4, 7 कम 7 4 11, 7 चौक 28 है 29। कितना बचेगा? 8। यहाँ बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा 9 में से 1 गए 8, और यहाँ आपको पता है कितना बचेगा? 12 में से 9 गए 3। अब आप यहाँ पे कितना कर सकते हो बेटा? जीरो बढ़ा सकते हो। अब आपको पता है कितने बार जाएगा लगभग?
तो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बेटा अब आपका यहाँ पे 9 बार जाएगा। तो 0.079 इंटू 10 की पावर कितनी बची, माइनस का 34 और प्लस का 21 कितना जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 में से 3 एक गया 3 और यहाँ पर आप जानते हो 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, माइनस का 13 पॉइंट किसका उधर आप एक अंक, तो 1 2 अंक किसका जाएगा, तो 7.9 इंटू 10 की पावर आपने इधर से किसका है ना, तो माइनस का 13 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको पता हो जाएगा 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। यही आपकी क्या होगी बेटा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो इस कण से आपकी क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आसान क्वेश्चन है आपका। आप जानते हो एक्स किरणों की आवृत्ति सबसे उच्च होती है, उसके बाद पराबैंगनी किरणों की। तुम यहाँ पर ध्यान दे बेटा, तो हमको आपको तरंग दैर्ध्य दी गई, तरंग दैर्ध्य को आप लैम्डा से दिखाते हो, जिसको आप वेवलेंथ बोलते हो। तो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा बराबर कितना दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपसे आवृत्ति पूछ रहा है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C बराबर F इंटू लैम्डा, जहाँ पे C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से अगर हम F का मान निकालें तो बराबर क्या आएगा, C बाई लैम्डा। और आपको ये C पता होना चाहिए कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 10 की घात माइनस का 10। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 18। आप जानते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस की घात को ऊपर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, गुणा करने पे घातें जुड़ती जुड़ जाएंगी। अब आप जानते हो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है बेटा, हर्ट्ज। यही आपका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप जानते हो क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ध्यान पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस ऊर्जा स्तर में है। यहाँ पर आप जानते हो हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस ऊर्जा स्तर में है। तो आप जानते हो किसी भी ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है, ये बराबर क्या होता है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और आप जानते हो जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। और हाइड्रोजन के लिए आप जानते हो परमाणु क्रमांक की वैल्यू कितनी होगी, जेड बराबर होगा आपका 1। तो यार आपका माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ये दोनों आप यहाँ कट रहे हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर आसानी से भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है ऊर्जा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप चाहे ना रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं सीधे काटेंगे, 3 एक कम, यहाँ से एक बार पढ़ेंगे इसको तो यहाँ 4 बार सीधे कट जाएगा। 3.4 को आप जब 4 से गुणा करोगे कितना होगा, 13.6 इधर ले उसको, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, या एन बराबर कितना हो जाएगा, √4। और एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में है। अब आप जानते हो बहुत बड़ी अवधारणा क्या कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है बेटा, कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज होता है, h/2 का क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज होता है। तो आप n से गुणा करते हो, यहाँ पर किससे गुणा करते हैं, n से। और आप जानते हो n की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2। अब आप बताओ h की वैल्यू आप जानते हो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ रखोगे 22/7, क्योंकि आपको पता ही चल रहा होगा क्यों ऐसा कहा जा रहा है। चलिए रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट हटाओगे ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, 22 से कम 22 22 दिया 66, ये 2 से 2 कट गया, 22 से कम 22 22 दिया 66। अब आप जानते हो यहाँ पर 3 गुणे 7 ऊपर आ रहा है, 10 की घात -34, तो आप जानते हो पता ही 10 की घात जो 1 है -1 के रूप में ऊपर आ जाएगी। चलिए गुणा करा लेते हैं, 7 त्रिक 21 गुणे 10 की घात माइनस का 35। ये हम दशमलव खिसकाना चाहें बेटा तो कितना लिख सकते हैं इसको, 21.0 गुणे 10 की घात माइनस का 35। 10 से दशमलव खिसकाएं कितना हो जाएगा, 2.1 टू 10 की पावर -35 प्लस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2.1 इंटू 10 की पावर -34। कोणीय संवेग है, तो कोणीय संवेग का अगर हम मात्रा निकालना चाहें तो क्या होता है बेटा, कोणीय संवेग J बराबर mv/r। m मात्रक होता है किलोग्राम, v मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो चलिए देखते हैं क्या मात्रक आएगा इसका बेटा, तो इसका आएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर।
ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आपको पता है सबसे पहले आपको यहाँ ये निकालना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में इस समय है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में है। और आपको पता है बोर-बरी अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज हो h/2 का, जहां n आप जानते हो भी आपने ऊर्जा स्तर का मान निकाला है, आपने वैल्यू रख दिया और कैलकुलेट कर दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप जानते हो क्या कहा जा रहा है, गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धाता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो आप जानते हो गोलाकार चालक जैसे कोई दिया हुआ है आपको, जिसकी त्रिज्या कितनी बेटा, स्मॉल आर, तो इसकी धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, त्रिज्या का गुणा करा देते हो आप इसमें। अब त्रिज्या तो आपको दे ही दी गई है और आप जानते हो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इसका मान होता है कितना बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। त्रिज्या आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो आप जानते हो r बराबर कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। इसको तुरंत आप 10 की घात माइनस 2 से गुणा करिए, किसमें बदल दोगे, मीटर में। चलिए यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 9 से 9 कट गया, माइनस का 2, माइनस का यहाँ प्लस का 9 ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगा बेटा, माइनस का 9 में। तो कितना आएगा, 10 की घात माइनस 11 फैरेड। आप जानते हो धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड। कह रहे इसका आवेश भी हमको पता करना है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाता है। आप जानते हो Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। Q जहाँ पे आवेश है, C आप जानते हो चालक की धारिता, और V क्या है बेटा, विभव। तो हम देखें यहाँ पर अभी हमको Q निकाला, लेकिन हमको C पता है 10 की घात माइनस 11 और विभव का मान है 1000 वोल्ट। कितना है बेटा विभव का मान, विभव का मान आपको V बराबर दिया गया था 1000 वोल्ट। अब आप 1000 को क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3। लिख दीजिए इसको जल्दी से, कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 8। गुणा करने पे घातें जुड़ती ना, किसमें आएगा बेटा, आवेश है तो किसमें आएगा, कूलम में। ये भी आपका आसान सवाल था। आप जानते हो ऐसे नंबर आपको ऐसे सवालों से आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हो और आपको तैयारी करके अच्छे से आनी है। चालक की त्रिज्या दी गई थी आपको, सबसे पहले आपने धारिता निकाल दी इसकी जो फैरेड में निकली, उसके बाद आपने इसका क्या निकाल दिया, आवेश किस में निकलेगा, कूलम में। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको फिगर में कैपेसिटर दिखाया गया है, आपको संधारित्र पता है चित्र में एक लगा हुआ है जिसकी धारिता आपको पता है C बराबर कितनी, 2 माइक्रोफैरेड। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो C की वैल्यू कितनी बेटा, 2 माइक्रोफैरेड। और आप जानते हो माइक्रोफैरेड को फैरेड बनाएंगे किससे गुणा करते हैं, 10 की घात माइनस 6 से। तो आप जानते हो माइक्रोफैरेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैरेड में। अब आप ध्यान दो यहाँ पे एक विशेष कंडीशन लगती है जब भी आपको पता है ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों का मिक्स किया जाता है, उसमें विशेष कंडीशन लगती है। संधारित्र का काम होता है विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना। तो आप जानते हो जब स्थायी अवस्था आ जाती है तो स्थायी अवस्था में जिस भी ब्रांच में, जिस भी शाखा में संधारित्र लगा होगा उसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आप जानते हो यहाँ पर आपको पता है स्थायी अवस्था जब आ जाती है, आपको पता है स्टेबल स्टेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल स्टेज। इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं बेटा, स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था जब आपकी आ जाती है तो इसको इंग्लिश में आप बोलते हो स्टेबल स्टेज। इस अवस्था में आप जानते हो जिस शाखा में संधारित्र लगा उसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पे आप जानते हो करंट कितनी होगी, 0। यहाँ पर भी करंट कोई नहीं होगी, कितनी होगी बेटा, 0। करंट मतलब इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो आप बताओ जो करंट इधर से आ रही है जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है इधर की कोई भी करंट नहीं जानी है। तो आपको पता है ये करंट इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, यही इस वाले प्रतिरोध में भी जाएगी और यही इस वाले भी प्रतिरोध में जाएगी। आप जानते हो इन तीनों में समान धारा गई है, इसका मतलब आपको खुद पता चल रहा होगा 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है यहाँ पर, आप जानते हो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बेटा, एक श्रेणी क्रम में है। और आप जानते हो अगर श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या होगा, 2 + 3 + 5 = 10 ओम। इसका मतलब इस संधारित्र में अगर हम ध्यान दें बेटा, जहां संधारित्र लगा इसके सामने जो आपका जितने भी प्रतिरोध लगे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि इधर दो बिंदुओं के बीच में यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बेटा, 10 ओम। अब आप खुद बताओ बेटा, इसका मतलब सारी धारा इस 10 ही ओम में गई है, तो यहाँ पे अगर आप विभवांतर निकालना चाहो तो V बराबर क्या होता है, I × R। I की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 एम्पियर। R की वैल्यू है 10, 10 दूनी 20 वोल्ट। इसका मतलब आप जानते हो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा बेटा, तो यहाँ पे जो आपका विभवांतर होगा ना वो कितना होगा, V बराबर 20 वोल्ट। जब यहाँ 20 वोल्ट का होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट का। अब आप इसमें संचित ऊर्जा निकालो बेटा, तो आपको पता है संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, आपको पता है किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान
U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर 1/2। अच्छा यहाँ पर आप जानते हैं दोनों समांतर क्रम में है, ऐसे आप जानते हो समांतर क्रम वाली शाखाओं में आप जानते हो विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें C की वैल्यू कितनी बेटा, तो C की वैल्यू है 2 × 10 की घात -6 और B की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 10 की घात -6 इसको ले सकते हैं 400, तो इसको हम लिख रहे हैं 4 × 100, या आप लिख सकते हो 4 × 100 को 10 की घात 2 × 10 की घात -6, गुणा करने पर घातें जुड़ती कितनी जाएगी 10 की घात -4 जूल। यही आप जानते हो संधारित्र इसमें संचित ऊर्जा का मान होगा। ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कहीं पे भी इसमें आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। अभी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराया जा रहा है, इसलिए थ्योरी पे ज्यादा प्रेशर हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हो जिस दिन हम अनसॉल्व सातों सेट खत्म कर लेंगे, आप जानते हो बहुत स्पीड से थ्योरी का रिवीजन करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे कम टाइम में। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एंड गेट की बात करते हैं, तो एंड गेट में एक चीज अच्छी है, आप जानते हो लास्ट का सिंबल क्या है, डी। तो आप जानते हो एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो लास्ट में कुछ डी के शेप का होता है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है आपको, यहाँ पे लगभग ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पर कितने चर होते हैं बेटा, यहाँ पर 2 निवेशी चर होते हैं जिनको इनपुट कहते हैं। आप यहाँ पे 2 निवेशी चर होते हैं और यहाँ पर एक निर्गत चर होता है जिसको आप y से दिखाते हो। ये आप y से दिखा दिया आपने, ये आपका a और ये आपका क्या होगा बेटा b। ये आप जानते हो y होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रतीक चिन्ह जिसको आप सिंबल कहते हो, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिंबल। बात समझ में आपको अच्छे से, ये आपका एंड गेट का सिंबल हो गया, आपको पता है ऐसे ही बनाते हैं प्रतीक चिन्ह। अब बूलियन व्यंजक पूछा तो बूलियन व्यंजक जो होता है वो कितना होता है बेटा, y = होता है a, इस बीच में डॉट का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इसको पढ़ते कैसे पढ़ते हैं इसको, y is equal टू, क्या पढ़ते हैं इसको, y = आप जानते हो कौन सा गेट है, ये आपको पता ही है, यहाँ पे कौन सा गेट है बेटा, ये एंड गेट। तो y = a एंड b, क्या पढ़ते हैं इसको, y = a एंड b। इसके पढ़ने का तरीका आप ऐसे पढ़ते हो, ठीक। ये आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक। ये ऐसे गेट का कोई भी सवाल आता है आपको पेपर में करके आना है, फ्री के नंबर आपको समझ में मिल रहे हैं, कोई खास तरीके नहीं होते कि बहुत टफ होते, एकदम आसान है क्वेश्चन। अब आपसे पूछे सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी तो आप जानते हो बेटा, एक ए के लिए एक बी के लिए और दूसरा आउटपुट y = a.b के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको 3 टेबल बनानी है, तीनों में रीडिंग लिख देनी है आपको बारी बारी से, और खुद बताया मैथमेटिक्स से लगेगी, बस आपको ऐसे करना है, फिर मैथमेटिक्स से लगानी है। चलिए देखिए, a की वैल्यू जब 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो y = b कितना होगा, 0। फिर आप जब a की वैल्यू को 0 करोगे, b की वैल्यू को 0 करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना होगा, 0। अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तब भी आप जानते हो कितना होगा, 0। लेकिन लास्ट कंडीशन में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तब भी कितना होगा, 1। इसको आप ऐसे समझना बेटा, एक जितने भी गेट होते हैं वो आपको पता है डिजिटल सर्किट होते हैं। कैसे सर्किट होते हैं, डिजिटल परिपथ होते हैं। आप जानते हो डिजिटल परिपथ वही लैंग्वेज पे पालन करते हैं जो कंप्यूटर समझता है, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। उसमें 2 ही इनपुट होते हैं, 0 और 1। तो आप जानते हो 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 और 1 1 पे कितना होगा, 1। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये एक नंबर का, ये एक नंबर का बूलियन व्यंजक, एक नंबर का सत्यता सारणी, कुल मिलाकर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन के लिए। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिर गेट हम पूरे पढ़ा देंगे आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा, लेकिन पहले आप जानते हो कि जो अल्फा कण होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है बेटा, उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, जबकि इस पे आप जानते हो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो लगभग हर एक अनसॉल्व्ड के सेट में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन तो आपको पता है अल्फा कण से पूछा ही जाता है। तो आप जानते हो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, जबकि इस पे आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो अगर हम अल्फा कण की बात करें तो देख लेते सर, हमने माना अल्फा कण, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए त्रिज्या के लिए, क्या होता है बेटा, R = mv/qb। ये फार्मूला होता है त्रिज्या का। ठीक, क्या फार्मूला होता है, R = mv/qb।
QB। अब आप जानते हो यहाँ पे जो अल्फा कण और जो प्रोटॉन यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं उनके वेगों का अनुपात कितना है बेटा, 1:3। तो चलो यहाँ पर अगर हमने मान लें कि इसका वेग कितना है, यहाँ हम थोड़ी देर के काफी समझा दे रहे हैं आपको, ऐसे समझिए आप। यहाँ पे चलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जो अल्फा कण और जो प्रोटॉन है इनके वेगों का अनुपात कितना है, 1:3। तो आप जानते हो, ऐसे मान लेते हैं कि अल्फा कण ये है थोड़ी देर के लिए, और ये आपका प्रोटॉन दूसरा कोई यहाँ पर आपको इसी के नीचे चाहे आप मान लो प्रोटॉन आपका ये है, प्रोटॉन पार्टिकल जो ये है, प्रोटॉन कण ये है आपका। अल्फा कण का वेग 1:3 का अनुपात है, तो अल्फा कण का वेग अगर v है तो प्रोटॉन का वेग कितना होगा, 3v। ठीक है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप जानते हो वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र एक दोनों के लिए समान है, कितना, इसके लिए भी b है और इसके लिए भी कितना है b, तो इसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर mb/qb। समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन आप जानते हो अल्फा कण की बात करें तो यहाँ आवेश के लिए कितना लिखोगे आप, q अल्फा, और द्रव्यमान के लिए भी कितना लिखोगे आप, m ऑफ अल्फा। वेग के लिए चलो हमने v लिख दिया, त्रिज्या के लिए चलो हमने मान लिया r अल्फा। किसके लिए त्रिज्या है ये, अल्फा कण के लिए। प्रोटॉन की बात करें तो r बराबर फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे mb/qb, लेकिन प्रोटॉन के लिए तो त्रिज्या मानेंगे rp, द्रव्यमान के लिए कितना लिखेंगे mp, और यहाँ पर आप जानते हो आवेश के लिए लिखेंगे qp। लेकिन आप जानते हो इसका वेग v ना होगे कितना है, 3v, तो यहाँ वेग के लिए कितना लिख देंगे, 3v। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का भाग कर दो। क्या कर दो यहाँ पर, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, दोनों का भाग कर दो। तो आप जानते हो कितना हो जाएगा बेटा, r ऑफ अल्फा अपॉन r ऑफ प्रोटॉन। चलो कितना देखते हैं यहाँ पे, ये है मास ऑफ अल्फा इंटू v अपॉन q ऑफ अल्फा इंटू v अपॉन m ऑफ प्रोटॉन इंटू 3v अपॉन q ऑफ प्रोटॉन इंटू v। b से b कैंसिल, v से v कैंसिल। चौथी चीज पहले नंबर पे जाती है, कितना हो जाएगा बेटा, m अल्फा इंटू qp अपॉन q अल्फा इंटू mp। अब आप देखो बेटा अल्फा कण का है कितना मास, तो आप जानते हो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन अल्फा का कितना है बेटा, तो ये है 2 टाइम चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू एमपी। एमपी से एमपी कैंसिल, यहाँ पर क्यूपी से अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यूपी लिखा जाएगा तो क्यूपी से क्यूपी कैंसिल। कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना आएगा 2/1। इसको आप देख सकते हो 2:1, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। एक बार और समझ लेते हैं, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, जो अल्फा कण पे आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। यहाँ वेगों का अनुपात 1:3 है, इसलिए इसके वेग को v माना गया, इसके वेग को 3 गुना ज्यादा मतलब 3v माना गया। तो दोनों के लिए फॉर्मूला रखा गया है और आप जानते हो सॉल्व किया गया है। आपको पता है आंसर कितना आएगा, 2:1। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी हम यहाँ तक ही काट रखेंगे, अगली क्लास जो 3rd क्लास होगी इस सेट के लिए, उसमें आप जानते हैं इस पूरे सेट को खत्म करके हम तीसरे सेट पे पहुंचेंगे। ये 2 सेटों में आपके लिए भरपूर मेहनत की जा रही, कोशिश किया जा रहा है आपको हर एक पॉइंट पे कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सारे क्वेश्चन आपके लगभग पढ़े हुए पेपर में, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आए। अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना है। और आपको कोशिश करनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन कराया जाए आपको अनसॉल्व खोल के क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हो मैक्सिमम पेपर अनसॉल्व से ही बनता है, इसी से फंसता भी है आपका पेपर। इसलिए आप चैनल पे बने रहिए और लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।